गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। पिछली बार हमने डिस्कस किया था हाउ टू कंसीव का पार्ट 1, यानी कि कुछ टिप्स, जो 10 टिप्स मैंने आपको दिए थे कि कैसे कंसीव करें। जो छोटे मोटी आपकी गलतफहमियां, मिथ्स हैं, वो हमने क्लियर करी थी। इंटरकोर्स के बाद क्या करना चाहिए और कब इंटरकोर्स करना चाहिए, ओवुलेशन क्या होता है, और कौन से टिप्स दिए थे मैंने कि भाई आप अपनी बॉडी को कैसे फिट रखें। आज हम उसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे कि कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। भाई आपने फर्स्ट वीडियो देखा, आपको लगता है ये सब तो मैं कर रही हूँ, उसके बाद भी कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरकोर्स प्रॉब्लम्स, यानी कि इंटरकोर्स के समय क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर खुल के कभी बात नहीं हो पाती है। तो इससे पहले कि हम शुरू करेंगे, मैं आपको बता दूं कि डॉकवाइज ऐप बहुत बढ़िया चल रहा है। डेली काफी पेशेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। डॉकवाइज ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। पिन है, पिन डालिए। जो पेशेंट्स इंडिया से बाहर बैठे हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। पेमेंट ऑप्शन उसमें भी है, ठीक है। आप मेरे से 2 दिन या 7 दिन के लिए बात कर सकते हैं, डिपेंड्स आप कितना बड़ा पैकेज लेते हैं। और व्हाट्सएप के जरिए रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, कॉल ऑप्शन होता है। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे मैं आपको कॉल कर सकती हूँ। तो इट्स गोइंग वेरी वेल, बहुत बढ़िया चल रहा है। सिर्फ इंटरनेशनल जो पेशेंट्स बैठे हैं उनके नंबर पे मैं कॉल नहीं कर सकती हूँ, अभी ये फैसिलिटीज में अवेलेबल नहीं है। ओके, बाकी मेरा फेसबुक पोर्टल, मेरा इंस्टाग्राम, ट्विटर में हमेशा देती हूँ कि इनकेस क्वेश्चंस मिस हो जाए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिख के भेज सकते हैं। लेकिन पूरी रिपोर्ट छाप के मत भेजें, क्योंकि पूरी रिपोर्ट छाप के अगर आप भेजेंगे इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। वो यूट्यूब पे लाइव जाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको डॉकवाइज ऐप पे ही आना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चंस लिखिए, वो उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा, राइट। बाकी पर्सनली अगर चेक कराना है तो सोना मेडिया मेरा हॉस्पिटल है जोधपुर में, और मेरी सेक्रेटरी का नंबर मैं हमेशा देती हूँ। आप वहां कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पता कर सकते हैं कि मैं शहर में हूँ कि नहीं आने से पहले। ओके, तो शुरू करते हैं इंटरकोर्स प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो पेशेंट्स 2-3 महीने के अंदर डॉक्टर के पास आ जाते हैं कि मैडम 2 महीने से 3 महीने से ट्राई कर रहे हैं, बच्चा ही नहीं हो रहा है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, हस्बैंड बाहर रहते हैं, मैडम वो आते हैं 5-6 महीने में एक बार आते हैं, 1 महीने पूरा रहते हैं तो भी बच्चा नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डॉक्टर्स पेशेंट्स को हमेशा ये कहते हैं कि जब तक आपको 1 साल ना हो जाए लगातार हस्बैंड के साथ रहते हुए, बिना कॉन्डोम के, बिना किसी कॉन्ट्रसेप्शन के, तब हम मानते हैं कि कुछ गड़बड़ है। लगातार 1 साल साथ रहना जरूरी है, क्योंकि आप बीच बीच में टाइमली सेक्स करते हैं, आपको लगता है कि भाई ओवुलेशन हो रहा है, हस्बैंड तो पूरे महीने रहे या उस टाइम पे आ गए, तो क्यों नहीं हो रहा है, 2-3 महीने से ट्राई कर रहे हैं। इट टेक्स टाइम, बॉडी को टाइम लगता है। गिव योरसेल्फ सम टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपने जो प्लान किया बिल्कुल वैसे का वैसे हो जाए, किताब की तरह। ओके, अगर आपकी उम्र 35 से ऊपर है, लेडी की उम्र, औरत की उम्र अगर 35 से ज्यादा है, तो फिर आप 6 महीने के अंदर आ सकते हैं कि भाई मैडम हम 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक लेडी जो 35 से कम है उसके लिए 1 साल, 1-1.25 साल, और अगर 35 से ज्यादा है तो 6 महीने के अंदर आप आ सकते हैं कि मैडम क्यों नहीं हो रहा है, चेक करिए। ओके, 80% लेडीज, यानी कि 100 में से 80 लेडीज 6 महीने के अंदर कंसीव कर जाती हैं, अगर प्रॉपरली सेक्स करेंगी। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, प्रॉपरली अगर आप टाइमली करेंगे, टाइमली नहीं भी करेंगे, रेगुलरली हस्बैंड के साथ रहेंगे, तो डेफिनेटली 6 महीने के अंदर हो जाता है। 90% यानी कि 100 में से 90 लेडीज 1 साल के अंदर कंसीव कर जाती हैं। रह जाती है सिर्फ वो 10%। वो जो 10% है, अगर वो पूरा अच्छे से अपने आप को टाइम दें 1 साल का, उसके बाद डॉक्टर के पास आए, तब हम लोग टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरकोर्स से। अब इंटरकोर्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेगनेंसी के लिए। इंटरकोर्स में या तो हस्बैंड को प्रॉब्लम होगी या वाइफ को प्रॉब्लम होगी। वाइफ को प्रॉब्लम्स क्या होंगी? एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है वेजिनिस्मस। वेजिनिस्मस यानी कि इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि पेशेंट को पता नहीं चलता लेकिन वो नीचे की मसल्स को टाइट कर लेती है। इसको बोलते हैं कि बिना उसके पता चले इनवॉलंटरी, अपने आप हो रहा है, और ये जनरली साइकोजेनिक होता है। इसको हम लोग खुद चेक करके, एग्जामिन करके बता सकते हैं। जैसे ही पेशेंट को लिटाते हैं एग्जामिन करने के लिए, पेशेंट अपने आप को टाइट कर लेती है। इसको बोलते हैं वेजिनिस्मस, और ये जनरली साइकोजेनिक है। डर होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे होगा, एक डर, एक फोबिया होता है। वो धीरे धीरे अगर पार्टनर के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे तो वो अपने आप चला जाता है। ये साइकोजेनिक है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इट इज ओनली, कहते हैं ना कि सिर्फ आपको एक हम थेरेपी दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि हस्बैंड के साथ प्रॉपरली रहिए, और पार्टनर को इसमें कोऑपरेटिव होना जरूरी है। फिर आते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम में। एक्चुअल प्रॉब्लम यानी कि उसको या तो इन्फेक्शन है, या फिर उसको कट्स लगे हुए हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा है। या तो फर्स्ट इंटरकोर्स में उसको बहुत पेन हुआ जिस वजह से अंदर कट्स लग गए, या फिर उस सेकंड टाइम नहीं हो पा रहा है, या फिर सही में डीप पेन है, अंदर जाके यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन है। जैसे कि मैंने अपने पीआईडी वाली वीडियो में बताया है, पीआईडी में अगर पेशेंट को अंदर यूट्रस में इन्फेक्शन है तो इंटरकोर्स के समय अंदर डीप पेन होता है। ये तो आ गई लेडीज की प्रॉब्लम। दूसरी चीज लेडीज में और एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, यानी कि अंदर प्रॉपरली रास्ता बना हुआ ही नहीं है,
जैसे कि मैंने बाइकॉर्निक यूट्रस में बताया था कि बच्चेदानी दो भाग में बटी हुई है, इसी तरह से वेजाइना यानी कि नीचे जो शरीर है औरत का वो भी कई बार दो भाग में बटा हुआ होता है, उसको बोलते हैं वेजाइनल सेप्टम। या फिर किसी किसी को वेजाइना होता ही नहीं है, बड़ी अजीब सी बात है सुनने में, बट किसी किसी को ऐसा होता है कि वेजाइना है ही नहीं, तो फिर इंटरकोर्स होता ही नहीं है। और जनरली इन लड़कियों को शादी से पहले पता होता है क्योंकि इनको पीरियड्स आते ही नहीं है। बट कुछ लोग होता है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी शादी हो गई 12, 13, 14 साल पे, ना मम्मी डैडी ने ध्यान दिया, पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, ना लड़की ने ध्यान दिया, या बातें छुपा गए ससुराल वालों से। तो ऐसे केसेस में फिर डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि भाई वेजाइना ही नहीं है, तो अंदर यूट्रस है कि नहीं वो भी नहीं पता है। तो हर तरह की कंडीशन में इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। अब आते हैं मेल्स में। मेल्स में सिर्फ 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि इरेक्शन ही नहीं हो रहा है। मैं आपको बहुत ही मोटी मोटी तौर पे बता रही हूँ क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेल्स को एग्जामिन मैं नहीं करती हूँ, मेल्स का ट्रीटमेंट भी मैं नहीं करती हूँ। मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज दे रही हूँ। अगर आपको सही में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप यूरोलॉजिस्ट यानी कि जो पेशाब के डॉक्टर हैं उनको दिखाइए। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में सेक्सोलॉजिस्ट नहीं है, बहुत कम है, शायद होंगे भी तो मतलब गुप्त रोग की जो बीमारियां होती हैं इस तरह से लिखा होता है कहीं ना कहीं, बट मैंने ऐसे सेक्सोलॉजिस्ट बहुत कम देखे हैं। बट इस तरह की प्रॉब्लम्स यूरोलॉजिस्ट जो पेशाब के डॉक्टर हैं और फिजिशियंस जो एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि इरेक्शन में प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम जनरली या तो पेन की वजह से, दर्द की वजह से होती है, प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल या एडिक्शन में रहते हैं, अफीम हो गया, अल्कोहल हो गया, जितनी भी नशे वाली चीजें हैं उसकी वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, कई बार सेक्सुअल डिस्प्लेजर यानी कि पार्टनर की तरफ से पार्टनर के लिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, राइट। अगर सेक्सुअल डिस्प्लेजर है, अगर आपका मन ही नहीं कर रहा है तो फिर इरेक्शन में प्रॉब्लम होगी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको चेक करानी चाहिए। कोई डिजीज, कोई बीमारी हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है, क्रॉनिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे डॉक्टर से, जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तब तक खुल के बात सामने नहीं आएगी। फिर आते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन यानी कि पानी का रिलीज होना, सीमन का रिलीज होना। ये प्रीमेच्योर भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, डिलेड। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जनरली साइकोजेनिक होता है। जनरली एक वो फोबिया होता है, डर होता है कि क्या आप ऐसा कुछ कर पाएंगे, क्या प्रॉपर्ली सेक्स हो पाएगा के लिए, या तो पहली बार हो रहा है या जो भी रीजन है। साइकोजेनिक होता है, डर लगा हुआ है, या फिर पेनफुल होता है, या फिर शुरू से ही एक लूजनेस है आपके पेनिस में कि आप जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो जल्दी रिलीज हो जाता है। इसके लिए भी आपको सेक्सोलॉजिस्ट को ही मिलना पड़ेगा या फिर यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितनी जल्दी इरेक्शन लूज हो रहा है। ओके, थर्ड आती है चीज डिलेड इजैकुलेशन। डिलेड इजैकुलेशन जनरली एनाटॉमिक प्रॉब्लम की वजह से होता है, यानी कि अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है जो कि आपके डॉक्टर या तो सर्जरी करके ठीक करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, या फिर आपको चेक करेंगे, आपकी हिस्ट्री सुनेंगे, अंदर ही अंदर कुछ या तो कोई डक्ट जुड़ी हुई नहीं है, या फिर आपको पेन बहुत ज्यादा है किसी वजह से, या तो इन्फेक्शन हुआ है या प्रीवियस सर्जरी हुई है, या फिर आपको कभी प्रोस्टेट निकाला गया है, प्रोस्टेट की कोई सर्जरी हुई है, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन, या फिर कभी कभी डिसइंटरेस्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, या पार्टनर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई हुई है, ये सब कारण हो सकते हैं कि ना इरेक्शन हो रहा है, और हो रहा है तो डिलेड इजैकुलेशन हो रहा है। ओके, तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि मेल्स को ध्यान रखनी है, और डेफिनेटली जो लोग जागरूक हैं, सतर्क हैं, उनको समझ में आ ही जाता है पहले से कि ये प्रॉब्लम है और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, राइट। अब आते हैं एक बड़ी ही अनकॉमन प्रॉब्लम जो कि शुरू में हम लोग रेगुलरली चेक करते थे, अब इसका इतना स्कोप नहीं रह गया, फिर भी जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाली केसेस हैं जिसमें आपको कुछ पकड़ में नहीं आता, हम उनमें ये टेस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं एंटी स्पर्म एंटीबॉडी। एंटी स्पर्म एंटीबॉडी, अब जैसा कि नाम बता रहा है कि आपके स्पर्म्स यानी कि मेल्स के जो स्पर्म्स होते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई है। तो अगर एंटीबॉडीज आपके खुद की बॉडी में बन गई है, यानी कि आदमी की बॉडी में खुद में एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो जब स्पर्म का टेस्ट करेंगे, जब सीमेन का टेस्ट करेंगे, तो उसी में दिख जाएगा कि स्पर्म सारे मरे हुए हैं, या तो मरे हुए स्पर्म्स है या फिर आपस में चिपके हुए हैं, मतलब कि अंदर एंटीबॉडीज ने उनको पकड़ रखा है। ओके, तो ये चीज तो सीमेन एनालिसिस में ही पता चल जाएगी। कई बार लेडीज, औरत के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होती है, रीजन किसी को नहीं पता क्यों होती है। अभी एंटीबॉडी या तो नीचे वेजाइना में हो सकती है, अगर वेजाइना में होंगी तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद सीमेन के अंदर से जो स्पर्म्स निकलेंगे वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे, ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? पोस्ट कोइटल टेस्ट, यानी कि हस्बैंड और वाइफ को बोलते हैं कि आप इंटरकोर्स करिए,
घर से फौरन आइए 10 मिनट के अंदर। उसके बाद वाइफ को बोलते वॉश ना करें खुद को, और फिर वाइफ के वेजाइना से थोड़ा सा एक स्मीयर लेते हैं और चेक करते हैं कि उसमें जो सीमन है उसके अंदर स्पर्म जिंदा है कि मरे हुए। ये बहुत पहले करते थे, अब बंद कर दिया गया क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी कुछ कुछ केसेस में कहीं कहीं कुछ कुछ डॉक्टर्स ये कर रहे हैं। फिर सिर्फ वेजाइना में नहीं, कई बार लेडी के ब्लड में भी एंटीबॉडीज होती है, कई बार लेडी के अंदर यूट्रस में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है क्योंकि ब्लड में है। तो ऐसे केसेस में मदर वाइफ का ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में देखते हैं कि स्पर्म से वो उस ब्लड को स्पर्म में यानी कि सीमेन में डालते हैं और देखते हैं कि उनका एग्लूटिनेशन यानी कि एंटीबॉडी रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ टेस्ट है एंटी स्पर्म एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि पेशेंट के ब्लड से कर सकते हैं, हस्बैंड के खुद के जो पार्टनर है उसके खुद के ब्लड से कर सकते हैं, उसके सीमेन में कर सकते हैं, और पेशेंट जो यानी कि औरत है उसके विजाइना से कर सकते हैं। तो ये 2-3-4 सिक्रीशंस होते हैं जहां से हम ये टेस्ट करते हैं। ओके तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने सिर्फ इंटरकोर्स की प्रॉब्लम्स डिस्कस करी है। इंटरकोर्स के बाद कब उठना है, कैसे क्या करना है, वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे ओवुलेशन प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है। सब लोग ओवुलेशन से परेशान हैं, सब लोग पीसीओडी से परेशान हैं। ट्यूब और ओवुलेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो टिल देन आप वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। लाइव सेशन जो मैं करती थी पहले, आपको अब तक पता चल ही गया होगा। जिनको नहीं पता चला है, मैंने दूसरा चैनल बनाया है, डॉक्टर सोनल्स आंसर्स। इस वीडियो में आप जरूर लाइव इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले बटन को क्लिक कर दें, क्योंकि मैं डेली इस चैनल पे लाइव जाती हूँ। अब मैंने आस्क और गायनेकोलॉजी पे लाइव जाना बंद कर दिया है, क्योंकि इतने सारे वीडियोस हो जाते हैं जो मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस वेडनेसडे और संडे को आते हैं। उसके अलावा लाइव भी डेली होते हैं, तो पेशेंट्स जो लोग ढूंढना चाहते हैं वीडियोस वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर सोनल्स आंसर्स, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस है सोनल के बाद। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं डेली जो आंसर्स दे रही हूँ आपको दिख जाएंगे। सो टेक केयर। इसी तरह से वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।